दोस्तों आज से हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट हो रही है। सब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोगों को ऑब्जेक्टिव भी देखना है और इस तरह से मैं आप लोगों के सामने 6 सेट प्रोवाइड करूंगा और एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन 6 सेट को अच्छी तरह से निचोड़ कर आप सभी को देख लेना है। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, सब बंदा कहता है कि सर इकोनॉमिक्स हार्ड है, पर मैं कहता हूं मेरे दोस्तों बस समझाने वाला अगर सही मिल जाए तो दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है। पर मेरे भाई याद रखिएगा, आप लोग सिर्फ एक लेक्चर को देखेंगे, आप बोलेंगे सर मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए, जरूरी नहीं है मेरे भाई। मैं आप लोगों का जो अगला लेक्चर होगी ना मेरे भाई, जो अगला जो हमारा और 5 लेक्चर बचा हुआ है, ये भी आप लोग अगर चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। आप लोग बहुत ही कम शेयर भी करते हैं और कमेंट भी बहुत कम करते हैं। कमेंट करते हैं तो मुझे ताकत मिलती है भाई, जो जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। और मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर चुके हैं, वो बंदा जल्दी से यहाँ पे जो कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं मैं उनको बोल रहा हूं, ठीक है। जो ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइएगा। मैंने इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर 2022 से लेकर 2025 तक, इसके बाद आपका 2022 से लेकर 2024 तक PYQ सिलेक्टेड क्वेश्चन सारा चीज आप लोगों को यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। ऑल सब्जेक्ट का, सिर्फ इतिहास का नहीं भाई, सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं, ऑल सब्जेक्ट का, इंग्लिश कोर का, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स का सारा 10-10 सेट में प्रोवाइड किया हूं। तो जाके यहाँ पे टेस्ट लगाइए और इस टेस्ट सीरीज से एकदम 2 कॉपी आपको फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना मार्क्स आ रही है, सारा चीज यहाँ पे दिखेगा आपका। ऑल ओवर झारखंड में आपका कितना रैंक आया है वो भी यहाँ पे दिखेगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों इसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन करें, जो ज्वाइन किए हर दिन टेस्ट लगाइए, ठीक है। चलिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगी भाई। चलिए मेरे भाई, इस तरह से मैं आप लोगों को 6 सेट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से अभी हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। बस मैं देखना चाहता हूं कितना बंदा तैयार है। क्वेश्चन पूरे खतरनाक क्वेश्चन लेकर आए भाई, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे कि सामूहिक मांग के संगठक है भाई। आपसे पूछा गया है कि सामूहिक मांग है ना भाई, याद रखिए कंजप्शन प्लस इनकम। अब प्लस क्या होता है तो बताएंगे सर इसका जो फॉर्मूला होती है गुरुजी, बताएंगे सर जी अब प्लस, याद रखिएगा x माइनस m। और एक बात मैं और बताऊं, आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मेरे शेर, याद रखिएगा नंबरिकल का, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं नंबरिकल का हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मेरे शेर। मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड किया हूं, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं होने के कारण मैं सेट 2 नहीं प्रोवाइड किया हूं। रिस्पांस अगर उसमें अच्छा रहता, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं सेट 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता। बस मैं प्रोवाइड तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सिर्फ इस फॉर्मूला से भाई। ये फॉर्मूला से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आती है भाई, याद रखिएगा। यकीन नहीं होता है तो प्रीवियस क्वेश्चन को उठाकर देखें 2023 और 2024 का, 5 मार्क्स का। अभी भी मौका है, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा सर। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सामूहिक मांग समग्र मांग के प्रमुख घटक है, क्या है मेरे भाई? व्यक्तिगत उपभोग, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। सार्वजनिक उपभोग, विनियोग, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर एमपीसी का मान हमेशा कितना होता है? बिल्कुल मेरे भाई, आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर ये क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हैं। हम सभी को पता है कि सर 0 से अधिक होती है, याद रखिएगा 0 से अधिक होती है और 1 से कम होती है मेरे भाई। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखिएगा, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। बचे हुए समय में इतना मेहनत करना है भाई हम सभी को, ठीक है। चलिए सर एपीसी, देखिए मेरे भाई मैंने एक चीज बताया था, एक बार थोड़ा सा सुनिएगा। एमपीसी, अब मैंने बताया था मेरे दोस्तों एमपीएस, एक बताए थे एमपीएस, याद रखना। ठीक इसी तरह से हमारा एपीसी अब प्लस एपीएस का वैल्यू हमेशा 1 होता है भाई। दोनों का वैल्यू हमेशा कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है। इसको ख्याल रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं नंबरिकल में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाई? देखिए आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। एमपीसी प्लस एमपीएस 0 होता है, बिल्कुल गलत भाई, ये भी गलत है। यानी एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है सर, वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, बी इज द राइट आंसर। आइए गुरुजी बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। सर एमपीसी प्लस एमपीएस का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है मेरे शेर? याद रखिएगा 1 होता है। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग शेयर करना ना भूले मेरे दोस्त। याद रखिएगा जब दिन रात आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं ना, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप एक स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करेंगे, है ना। द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लीमेंट, पेपर उठाकर देखिए, हो सके मैं झूठ भी बोल सकता हूं, है ना भाई। पेपर उठाकर देखिएगा, एक बार 2023 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं।
तो बताएंगे सर जे एम किन्स ने लिखा है भाई द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? पेपर उठाकर देखिए एक बार 2024 का क्वेश्चन पूछा था या नहीं, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों बाजार का नियम दिया था जिसका नाम था जे बी से। क्या याद रखिएगा? जे बी से। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई, लाइन पे ध्यान देंगे। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। जैसे हमारा दोस्तों मांग जैसे होती है ना भाई, मुझे कलम की मांग है भाई, मतलब कलम की डिमांड है, तो जैसे कलम की मांग डिमांड होती है ना मेरे भाई, पूर्ति जो है स्वयं ऑटोमेटिक सृजन करती है, ऑटोमेटिक उत्पत्ति होती है भाई। पूर्ति जो होती है ना सप्लाई तुरंत ऑटोमेटिक आती है भाई, याद रखिएगा। समझ में आ रही है ना? एग्जाम्पल में देता हूं, हमारा घर में टंकी होती है भाई, उस टंकी में एक पाइप जुड़ा हुआ था, मुझे जितना आवश्यकता होती है वो पानी देते रहते हैं। याद रखिएगा मैं जैसे नल चालू कराऊं वो पूर्ति करते रहते हैं जब तक हमारी डिमांड कंप्लीट ना हो जाए। वही यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई कि ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? जेबी से। याद रखिएगा किसने दिया था? जेबी से इसका राइट आंसर हो जाएगी। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है? किन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग से संबंध है भाई, याद रखना है किससे? प्रभावपूर्ण मांग से संबंध है सर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि केंज कहें या किन्स कहें दोनों सेम है। केंज के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर को कहां स्थापित करती है? तो याद रखिएगा मेरे शेर और शेरनियों ए एस, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन भाई। ए डी इक्वल टू ए एस, एवरेज डिमांड इक्वल टू एवरेज सप्लाई। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारी क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई निवेश के निर्धारक घटक कौन कौन सा है भाई? निवेश के निर्धारक घटक तो बताएंगे सर हमारा होगा पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन है सर आय के संतुलन स्तर पर। आय का संतुलन स्तर क्या होती है भाई? तो आय का संतुलन होता है कि बचत और निवेश बराबर होती है। क्या होती है मेरे भाई? बचत और निवेश क्या होता है? तो बताएंगे सर बराबर होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर निवेश के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? निवेश के निर्धारक घटक आखिर कौन कौन सा है? निवेश का मतलब होता है इन्वेस्ट करना। तो पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर, यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यदि एमपीएस का मान अगर 0.2 होती है तो गुणांक का मान क्या होगा? मेरे दोस्तों मैंने चिल्ला के एक फॉर्मूला बताया था कि सर गुणांक इक्वल टू होता है 1/MPS। के इक्वल टू, के का मतलब होता है गुणांक डिवाइडेड बाय एमपीएस का वैल्यू दिया था सर 0.2, तो लिखेंगे 0.2, पॉइंट काटेंगे तो 0 बैठाएंगे सर, इसको काटेंगे तो 2 5 10, यानी कितना आ गया सर हमारा 5। इसका सही उत्तर हो जाएगी। कितना हो जाएगा मेरे भाई? याद रखिएगा 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता शर्त कौन कौन से? वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता की शर्त क्या क्या है? आवश्यकताओं का सीमित होना, बिल्कुल भाई जितना हमें आवश्यकता होनी चाहिए कोई भी चीज की। सीमित विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। और इस तरह से मैं फिर से कह रहा हूं 6 सेट प्रोवाइड करूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा सेट नंबर 1 में आप लोगों का, तो बाकी जो 5 सेट बचेगी वो मैं जल्दी से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और मैंने कहा पहले ही स्टार्टिंग में कि ये एग्जाम और घुसने से पहले इन 5 सेट को कर लेना भाई, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई है भाई? और ये क्वेश्चन एक बार कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, हो सके तो अपने कान के तिजोरी में बंद कर लीजिए। 5 मार्क्स का आएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली के विभिन्न घटकों के बारे में वर्णन करें, ठीक है। तो दोहरी संयोग का अभाव, वस्तु विनिमय विभाजन में कठिनाई, सार्वजनिक मूल्य का मापक, इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? सबसे तरल संपत्ति हम लोग मुद्रा को मानते हैं। किसको मेरे भाई? याद रखिएगा सबसे तरल संपत्ति होती है किसको? तो बताएंगे सर सबसे तरल संपत्ति हम लोग मुद्रा को मानते हैं। किसको मेरे शेर शेरनियों? सबसे तरल संपत्ति मानते हैं किसको? मुद्रा को, याद रखना है, ठीक है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। मुद्रा हुआ है और लिख के रख ले, मैं अभी देख कर आया हूं जैक बोर्ड से भाई, ये क्वेश्चन छप चुकी है आपके पेपर में। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है, स्टेटमेंट किसने दिया था? मुद्रा वो है यानी पैसा वो है जो पैसा का कार्य करती है। ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? मैं अभी देख के आया हूं जैक बोर्ड से, सच बता रहा हूं, इसको रट दीजिएगा, ठीक है।
होटल ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन सर, यह मुद्रा का कार्य है भाई, इनमें से आपको बताना कि मुद्रा का कार्य क्या है, मूल्य का संचयन, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो बताना है कि पैसा का काम नहीं है भाई, है ना। और कहना अपने माँ से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। यकीन मानिए मेरे दोस्त, रिजल्ट का दिन वह दिन होता है जिस दिन आपके माता पिता का सर झुक जाते हैं, या रिजल्ट का दिन वह दिन होता है जिस दिन आपके माता पिता का सर आपके गांव पे, आपके शहर में, आपके इलाके में सबसे ऊंचा होते हैं। और ये डिसीजन करता है आपका मेहनत के ऊपर। इसलिए मेरे दोस्तों, जितना दोस्ती आ रही है सब कुछ बंद कर दीजिए। सबसे पहले अपने दिल के दरवाजे को और अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके मात्र बचे हुए समय में अपने कुर्सी में बैठकर चुपचाप से आपके छोटा भाई, आप पागल इंसान के साथ जुड़े रहिए भाई, है ना। ज्यादा सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो बताएंगे सर, याद रखें मुद्रा का कार्य नहीं है कीमत स्थिरता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, मुद्रा के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, शामिल किया जाता है। प्राथमिक कार्य, प्राइमरी वर्क, तो प्राथमिक कार्य में किसे शामिल किया जाता है, तो बताएंगे सर हमारा विनिमय का माध्यम हो जाएगी और हमारा मूल्य का मापक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो बताएंगे स्थगित भुगतान की मापक, मूल्य हस्तांतरण, मूल्य का संचयन, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है, व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आती है, तो कभी 5 मार्क्स का आता है कि व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं और व्यावसायिक बैंक का क्या क्या कार्य होता है। मेरा बात को फिर से सुन लीजिए, व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं और व्यावसायिक बैंक का क्या क्या कार्य होता है, एकदम अच्छी तरह से आंख बंद करके याद कर लीजिएगा बाबू, 5 मार्क्स का आपके हाथों पे आएगी, ठीक है। तो व्यावसायिक बैंक तो बताएंगे सर, याद रखेगा हमारा जमा स्वीकार करना, लॉकर आदि को सुविधा देते हैं। लॉकर का मतलब जैसे सोना चांदी हुआ, आपको डाउट लग रहा है कि हम घर में क्यों रखें, कोई चोरी वोरी कर लेंगे, जाइए हम बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों ये हमारा हो गया लॉकर। दूसरा ऋण प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से व्यावसायिक बैंक का कार्य कौन नहीं है। जमा स्वीकार करना, ये तो अभी हम लोग पढ़े। बिना ब्याज का ऋण देना, ये भी तो नहीं भाई, ये बिना ब्याज का ऋण नहीं दे सकता है भाई, ये बिना ब्याज का ऋण नहीं दे सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगी। बिना ब्याज का ये ऋण नहीं दे सकता है, मतलब बिना इंटरेस्ट का ये ऋण नहीं दे सकता है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, व्यावसायिक बैंक का कार्य कौन नहीं है। फिर से आपको बताना, इसमें से व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है क्या, जमा स्वीकार करना ये है, शाख का निर्माण करना, शाख का मतलब ब्रांचेस बनाना ये भी है, एजेंट का कार्य करना ये भी है, लेकिन मेरे दोस्तों मुद्रा निर्गमन करना ये इनका कार्य नहीं है। ये हमारा काम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंक का कार्य, प्रमुख कार्य क्या है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है ग्राहकों की जमा स्वीकार करना। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, व्यावसायिक बैंक का जो प्रमुख कार्य है, इसका कार्य है क्या, तो ग्राहकों का जमा स्वीकार करना। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है और इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो ज्वाइन किए हैं वो हर दिन हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़े रहिएगा। पूरा का पूरा 10 सेट में प्रोवाइड करूंगा। एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन होगी, जिसमें आप टेस्ट लगाएंगे ना, एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन होगी। आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, क्वेश्चन गलत किए, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो गई है, और कितना ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, आपका कौन सा ग्रेडिंग बन रहा है, सारा चीज यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। इसमें आपको सारा चीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग में से कोई स्टूडेंट्स जो अभी तक क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है, आंखें बंद करके आप लोग जल्दी से जाकर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। याद रखिएगा, जल्दी से जाकर क्रैश कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जनता का बैंक कौन सा भाई। आपसे पूछा गया इनमें से कि जनता का बैंक कौन सा है। व्यापारिक बैंक को हम लोग बोलते हैं जनता का बैंक, याद रखिएगा।
व्यापारिक बैंक को क्या कहते हैं मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे सर हमारा व्यापारिक बैंक को कहते हैं जनता का बैंक। और हाँ, ये तो मैं सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का 6 सेट में प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग सब्जेक्टिव के लिए भी अगर आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं तो सारा बंदा जल्दी से कमेंट करना है भाई, ठीक है? मैं कमेंट का काफी बेसब्री से इंतजार करता हूं। व्यवसायिक बैंक किस प्रकार के ऋण देते हैं? व्यवसायिक बैंक जो ऋण देता है ना, वह नगद साख में देते हैं, आदि विकसित में देते हैं, ऋण एवं अग्रिगमन करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर व्यवसायिक बैंक का एजेंसी का कार्य है भाई, याद रखना है व्यवसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है मेरे दोस्तों? ट्रस्टी का कार्य करना, याद रखना है क्या करना? इसका कार्य होती है ट्रस्टी का कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है भाई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा हमारा सीबीआई। सीबीआई मतलब ये नहीं है कि सीबीआई जांच हो रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा क्या है? तो बताएंगे सर व्यापारिक बैंक है। क्या है मेरे भाई? याद रखना है व्यापारिक बैंक है। भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? देखिए मेरे भाई, भारत में व्यावसायिक बैंक जो थी ना भाई, याद रखना इसकी जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 को हुई थी। लिख के रख ले मेरे शेर, हाँ लिख के रख ले, 18 तारीख और 20 तारीख के पेपर में कन्फर्म में पूछेगा भाई, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? अच्छा, हम लोग बैंक से पैसा निकालते हैं, बोलिए ना भाई। हम अपना जमा पूंजी को हम निकाल सकते हैं, कैसे कैसे? आह्वान पत्र द्वारा। एक पत्र लिखेंगे जिसे हम लोग एक तरह का बोल सकते हैं सर ड्राफ्ट भी होता है। इसके बाद हम चेक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, हम एटीएम के माध्यम से भी निकाल सकते हैं पैसा। आह्वान विधि क्या है पता है मेरे दोस्तों? जो हम लोग बैंक में जाते हैं ना पैसा वो निकालने के लिए, एक फॉर्म मिलती है, फॉर्म में भरते हैं अपना नाम, उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद कितना पैसा लेना है, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है, सिग्नेचर मैच होके तब पैसा देगी। इसको हम लोग बोलते हैं आह्वान पत्र द्वारा, ठीक है? चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? 1935 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है मेरे भाई? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, अभी मैंने जस्ट बताया 1935 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे सर 1935 में इसकी स्थापना होती है। एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं मेरे शेर याद रखिएगा, अगर आपको पहले से पता है बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। और जो हमारे एप्लीकेशन से स्टडी करते हैं, चाहे वो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए, इकोनॉमिक्स के स्पेशल कोर्स को ज्वाइन किए या फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किए, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देखकर लिख लेंगे, ठीक है? मैं सारा चीज जितना मैं बताऊंगा यूट्यूब पे एप्लीकेशन में सारा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है भाई? केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य होती है सरकार का बैंकर, एजेंट, सलाहकार, तीनों है भाई। नोट जारी करना, बैंकों का बैंक, याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। कौन करती है मेरे भाई? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, ठीक है? भारत में 1 रुपया की नोट किसने जारी करता है? देखिए मेरे दोस्तों कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, 1 रुपया का सिक्का अलग है और 1 रुपया का नोट पे अभी तो हम लोग को देखने को नसीब भी नहीं हो रहा भाई, क्या छापेगा आदमी, ठीक है? तो मेरे दोस्तों 1 रुपया का जो हम लोग का नोट है ना, ये आपसे पूछा गया कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो बताएंगे सर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि एटीएम का पूरा नाम क्या है जो पैसा निकालते हैं? ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं ना भाई, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सर, विश्व की महामंदी किस वर्ष हुई थी? विश्व में महामंदी कब हुई थी? 1929 में, याद रखना है कब हुआ था। और सब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिएगा, मैं हमेशा तैयार हूं आप लोगों के लिए, बस मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना तैयार है, ठीक है? शेयर करेंगे तभी मजा आएगी मेरे दोस्तों क्लास करवाने में, ठीक ना? तो शेयर कराना बोले अपने दोस्तों को। चलिए सर, मौद्रिक नीति का संबंध है भाई, आपको बता रहे हैं मौद्रिक नीति का संबंध किसे? सार्वजनिक व्यय से। याद रखना मौद्रिक नीति का संबंध किसे? सार्वजनिक व्यय से। राजकोषीय नीति का अंग होती है, राजकोषीय नीति का अंग कौन है भाई? टैक्स नीति। क्या मेरे भाई? टैक्स, कर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे शेर सुनियो? कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग अगला
वीडियो में यही से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग पूरा देखने के बाद कैसा फील हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ सेट 2 भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना राय जरूर दे कमेंट सेक्शन में।